गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है, आज का हमारा जो टॉपिक है, नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 आपका पार्ट बी में स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट बी जो आपकी कंपनी लो का है उसका पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पार्ट बी आपका डायरेक्टर्स का है। डायरेक्टर्स के बारे में है। पार्ट बी केएमपी के बारे में है, की मैनेजरियल पर्सन, जहां हम थोड़ा सा सीएस के बारे में जानेंगे, और जनरल मीटिंग के बारे में है। इसी तरह पावर्स भी दी गई हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पावर्स हैं वो भी यहीं दी गई है। केएमपी की अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन और ये सब भी यहाँ दिया गया है। और इसके साथ साथ जनरल मीटिंग, और एक और चीज ऐड की गई है, वर्चुअल मीटिंग। आज के टाइम पे जैसे हो रही है अभी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो आज के टाइम पे क्या हो रही है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे ये मीटिंग्स इन आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम जानेंगे कि वर्चुअल मीटिंग कैसे करते हैं। आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि ज्यादातर कंपनीज अपनी क्या कर रही है, वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने क्या की, पहली एजीएम थी जो वर्चुअली हुई है। अभी रिलायंस क्या करने जा रहा है, रिलायंस भी वर्चुअली मीटिंग करने जा रहा है, वर्चुअल एजीएम करने जा रहा है। अब वो कह रहे कि देखो हमारा चैप्टर क्या है, डायरेक्टर। डायरेक्टर आपको पता है, देखो बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप फाउंडेशन पास हो या आपने बहुत बार पहले भी डायरेक्टर वर्ड सुना है। तो डायरेक्टर का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसको बोर्ड, जिसको किसने, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, किसके लिए, मैनेजमेंट को संभालने के लिए, डे टू डे वर्किंग को संभालने के लिए। क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कंपनी पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा था सेपरेट मैनेजमेंट पढ़ा था। तो सेपरेट मैनेजमेंट मतलब शेयर होल्डर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, डे टू डे अफेयर्स को नहीं देख सकते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अलग से मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। अलग से किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो उनकी जो कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं। फिड्यूशरी ड्यूटी है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको ये बनाया गया। आप तो अगर कोई गलती होती है तो आप लाइबल माने जाओगे, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो आप ही लाइबल माने जाओगे, क्योंकि डे टू डे वर्किंग कौन संभाल रहा है, आप संभाल रहे हो। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्ट किसके थ्रू कर रही है, एक्ट आपके थ्रू कर रही है। तो अगर कंपनी आपके थ्रू एक्ट कर रही है, अगर कंपनी आपके थ्रू एक्ट कर रही है, तो कोई भी अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप ही लाइबल होगे, डायरेक्टर्स। अब ये जो चैप्टर है ये है डायरेक्टर्स के बारे में, कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। देखो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बेसिकली दो तरीके से होती है। एक बोर्ड करता है, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बोर्ड के पास पावर दी गई कि बोर्ड भी अपॉइंट कर सकता है। अदरवाइज बचे हुए सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, एजीएम में, जिसको हम क्या कहते हैं कि मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। जनरल मीटिंग एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है, बट ज्यादातर जो देखा गया है कि इसमें कंपनी जो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है एजीएम में करती है। अदरवाइज बाकी बोर्ड करता रहता है जब भी जरूरत पड़ती है, बोर्ड को जब भी जरूरत पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम बोर्ड भी क्या करता है, अपॉइंट करता रहता है डायरेक्टर्स को। आज इसी चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, यही पढ़ने वाले हम कि डायरेक्टर अपॉइंट करने कैसे किए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको एक चीज याद हो तो आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है। अगर आपको एक चीज याद हो तो आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, सेटिंग अप में पढ़ा है। आपने कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था तो आपने कुछ चीजें पढ़ी थी कि फर्स्ट डायरेक्टर को कुछ क्या देनी है, फर्स्ट डायरेक्टर को कुछ स्टेटमेंट्स देनी है, फर्स्ट डायरेक्टर को कुछ डिक्लेरेशंस देनी है कि भाई उन्होंने कभी कंपनी में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये फर्स्ट डायरेक्टर है कौन, तो ये फर्स्ट डायरेक्टर है कौन, ये चीज देखेंगे। तो कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए ये भी आपने पढ़ा है। प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर वहां पर होने चाहिए। मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई 7 होते थे, 7 मेंबर्स होते हैं, 3 डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी। अब वो कह रहे कि ये जो 3 डायरेक्टर है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये जो 2 डायरेक्टर है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंपनी बनने से पहले कैसे डायरेक्टर आ सकता है। तो यही सब चीजें हमें पढ़नी है डायरेक्टर वाले चैप्टर। इनकी अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसीजर पढ़ना है हमें। अब अपॉइंटमेंट से पहले आपको पता है ना, सेटिंग अप में आप एक चीज पढ़ के आए हो, कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है तो डिन लेना मैंडेटरी है। कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो क्या लेना मैंडेटरी है, डिन लेना मैंडेटरी है। और डिन आपको पता है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है। अब देखो यहाँ जो अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपने सेटिंग अप में पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं आपने सेटिंग अप में पूरा का पूरा पढ़ रखा है। लेकिन क्योंकि आपकी इस बुक में भी दे रखा है तो मुझे यहाँ से भी कराना पड़ेगा कि डिन क्या होता है, डिन के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, डिन कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्या एक पर्सन एक से ज्यादा डिन रख सकता है, अगर वो एक से ज्यादा डिन रख रहा है तो उसका क्या होगा, क्या कोई पर्सन सरेंडर कर सकता है डिन को, क्या गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर सकती है किसी का डिन। तो इसी चीजों के प्रोविजन के ऊपर आज हमारा चैप्टर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
तो देखो पहला ही आपका टॉपिक क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहला ही टॉपिक क्या है आपका, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेक्शन 152 सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है, मैंडेट कर रहा है। अब देखो स्टार्ट तो 152 से हो रहा है, सेक्शन 152 से हो रहा है। अब 150 सॉरी ये अभी 152 से स्टार्ट हो रहा है, तो 155 156 तक आपके यही प्रोविजन है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 152। अब देखो पढ़ाना तो आगे से चाहिए, बट हम यहाँ से कर रहे हैं कि सेक्शन 152, क्योंकि डीन जो दिया गया है वो 153 में दिया गया। अब 152 सिर्फ एक चीज के लिए डाला गया है कि अगर कोई पर्सन प्रपोज मतलब बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, प्रपोजल है उसका, मतलब वो बनना चाह रहा है, वो अपॉइंट होना चाह रहा है डायरेक्टर बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब बोर्ड भी तो कर सकता है ना। एक तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है पहला, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों ही चीजें बोली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब भी वो अपॉइंटमेंट होगा उसको अपना क्या मेंशन करना है, डिन मेंशन करना है। जब भी वो अपॉइंट होना चाह रहा है तो सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, जब वो बोलेगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनने के लिए वो किस चीज के लिए क्या क्या फर्निश करना है उसको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और सच अदर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। तो मेन प्रोविजन क्या है, 153 है। 152 सिर्फ एक लाइन के लिए यूज किया गया था कि हर वो पर्सन जो डायरेक्टर बनने का इच्छुक है, जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है, कहाँ पे बनना चाह रहा है, किसी भी कंपनी में, प्राइवेट में, पब्लिक में, गवर्नमेंट कंपनी में, किसी में भी बनना चाह रहा है, उसके लिए क्या मैंडेटरी है, डीन मैंडेटरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और सच अदर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। या गवर्नमेंट आने वाले टाइम में किसी और नंबर को बोल दे कि वो नंबर मैंडेटरी है, तो उस नंबर को भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन भी देनी होती है कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और डिस्क्वालीफाइड के लिए आपको DIR 8 लगाना होता है, DIR 8 लगाना होता है टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। अच्छा, एक चीज मैं वैसे ही मान लू, एक चीज देखो, एक चीज वैसे ही मान लेते हैं। देखो आपने डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, सेटिंग अप में, क्योंकि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, आपने बहुत से प्रोविजन पढ़ लिए। बहुत से प्रोविजन कहाँ पढ़ लिए आपने, सेटिंग अप में पढ़ लिए। आपकी 2 बुक बन गई ना। अब तो सेटिंग अप में बहुत सारी चीजें आ गई। अब सेटिंग अप में आपने पढ़ा होगा, कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाह रहा है, कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाह रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डीन होना चाहिए, प्लस उसको कंसेंट देनी होती है, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। आई होप आपको इसका फॉर्म याद होगा, आई होप आपको इसका फॉर्म याद होगा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूं, DIR 2। DIR 2 में आपको कंसेंट देनी होती है। और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म जाता है भाई, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, आई होप आपको याद होगा, क्योंकि सेटिंग अपने आप में बहुत बार पढ़ा है। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म DIR 12 जाता है, और इस DIR 12 में अटैच करना होता है क्या आपको, फॉर्म DIR 2। DIR 2 क्या है, कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। साथ ही साथ आपको एक चीज और लगानी है, क्या, DIR 8, कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो क्या बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए। मतलब आप 164 पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे, तो वहां डिस्क्वालिफिकेशन लिखे कि कौन पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम एप्लीकेशन जानते हैं कि 153 में एप्लीकेशन कैसे लगती है। तो 153 देखो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 153 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि रिसेंट में ना थोड़े से प्रोविजन चेंज हुए, रिसेंट में थोड़े से ना प्रोविजन चेंज हुए हैं, जो इस तरह से मैं भी आपको करा रहा हूं। देखो अब मान लो कोई कंपनी है, एक तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट में है, एक इनकॉर्पोरेट हो रही है, प्रपोज है, प्रपोज इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये अभी बनेगी, ये ऑलरेडी बनी हुई है। अब देखो कंपनी लॉ ने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहते कि अगर कोई कंपनी बनी हुई है और लेट्स से एन एग्जांपल, मिस्टर ए वांट्स टू बिकम ए डायरेक्टर इन, अब एग्जिस्टेंस में है तो हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। मिस्टर ए इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, मिस्टर ए इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, बट ही हैज
तक डिन के लिए अप्लाई नहीं किया। ये डायरेक्टर तो बनना चाह रहा है, बट इसने अभी तक क्या नहीं किया, डिन के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाह रहा है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाह रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको जो एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो एप्लीकेशन लगेगी ये लगेगी DIR3 में। अगर कोई पर्सन एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है डिन लेने का DIR3। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं प्रपोज कंपनी में सेम एग्जांपल ले देते हैं। अब यहां क्योंकि प्रपोज कंपनी है, इन proposed company that is XYZ Limited, ये प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है, ध्यान रखना है, बनी नहीं है, इनकॉर्पोरेट अभी लगी हुई है। जस्ट हम कह रहे हैं कि ये वाली कंपनी हम बनाना चाहते हैं, तो प्रपोज कंपनी हम बनना चाहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है। आजकल तो स्पाइस प्लस हो गया, पहले तो स्पाइस आता था, आजकल क्या हो गया, स्पाइस प्लस। अब स्पाइस प्लस में प्रपोज्ड 3 डायरेक्टर्स का डीन आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसी कंपनी में बनना चाह रहा है जो कंपनी अभी तक बनी नहीं है, तो जब कंपनी बन रही है उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, 3 डायरेक्टर के डिन अलॉटमेंट के लिए, 3 डायरेक्टर के डिन अलॉटमेंट के लिए आप उसी फॉर्म में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। मैंडेटरी है ये, लगा सकते हो क्या, मैंडेटरी है ये, कि अगर कोई ऐसा बंदा कंपनी बना रहा है जिसके पास डिन नहीं है, कोई ऐसा पर्सन कंपनी बना रहा है जिसके पास डिन नहीं है, तो डिन कैसे दिया जा सकता है, डिन अलॉट किया जा सकता है उस पर्सन को उसी फॉर्म में जिस फॉर्म से वो कंपनी एप्लीकेशन लगा रहा है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में आप एक चीज और अप्लाई कर सकते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में आप एक चीज और अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो, प्रपोज 3 डायरेक्टर के डिन की एप्लीकेशन। तो अगर मेरी कंपनी में मैं दो ही डायरेक्टर बनाना चाह रहा हूं तो 2 डायरेक्टर की एप्लीकेशन लगा दूंगा। मेरी कंपनी में एक एग्जिस्टिंग, कहीं एक के पास एग्जिस्टिंग डिन है तो उसके लिए तो एप्लीकेशन लगाऊंगा नहीं, किसी दूसरे पर्सन को मैंने ऐड किया तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एप्लीकेशन लगा दूंगा। 3 से अगर ज्यादा होंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनने के बाद बाकियों के लिए DIR3 करना पड़ेगा। कंपनी बनने के बाद बाकियों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DIR3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो मैं मैक्सिमम 3 डायरेक्टर के लिए एप्लीकेशन लगा सकता हूं। क्योंकि क्या प्रोविजन है, क्योंकि प्रोविजन ये है, क्योंकि प्रोविजन ये रखा गया है क्या, कि पब्लिक कंपनी बन रही है तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी बन रही है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, और पब्लिक प्राइवेट कंपनी बन रही है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर। तो इतने डायरेक्टर आपको फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, इतने डायरेक्टर का डिन फॉर्म आपको दे रहा है, जितने डायरेक्टर एज पर रिक्वायर्ड, एज पर एक्ट रिक्वायर्ड है, जितने डायरेक्टर एज पर एक्ट आपको रिक्वायर्ड है उतने डायरेक्टर की डिन की एप्लीकेशन आपको फॉर्म में लगाने के लिए दे। अब यही आपका आज का प्रोविजन है, क्या है देखो, एवरी इंडिविजुअल, पहले इसको ऊपर वाले को खत्म करते हैं। देखो एवरी इंडिविजुअल, अब कोई भी इंडिविजुअल क्या बनना चाह रहा है, डायरेक्टर बनना चाह रहा है, इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो पहली हमारी कंपनी थी एग्जिस्टिंग, तो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगाएगा, DIR3, किस चीज के लिए, अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कुछ डिफरेंस है भाई, कुछ डिफरेंस है, एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, क्या किस फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है, DIR3 में लगानी है। सेकंड, further din to the proposed first director not having approved till in respect of the new companies would be mandatorily required to be applied for in form spice plus forms subject to sealing of 3 dins only।
अगर प्रपोज कंपनी, न्यू कंपनी का मतलब प्रपोज कंपनी, अगर कोई प्रपोज कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो मैंडेटरी है, आपको कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, स्पाइस प्लस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर के टीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर के टीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी यही बोला कि प्रपोज कंपनी है, प्रपोज इनकॉर्पोरेशन है, अभी कंपनी न्यू कंपनी है, अभी बनी नहीं है, उसमें अगर कोई डायरेक्टर बनना चाह रहा है जिसके पास डिन नहीं है तो स्पाइस में ही 3 डायरेक्टर के डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पाइस में 3 डायरेक्टर के डिन के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड क्या कह रहा है, ए पर्सन जो अपॉइंट होना चाह रहा है ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट गिव हिज कंसेंट। कोई पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो उसको कंसेंट देनी है। अभी यहाँ पे लिखा था मैंने, अभी मैं साफ कर दिया कि अगर कोई डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, और कौन से फॉर्म में, DIR-2। और कंपनी फाइल करेगी कौन सा फॉर्म, DIR-12, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, विद द फॉर्म DIR-2 एज एन अटैचमेंट। और कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विद द नेसेसरी फीस। तो अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो रिक्वायरमेंट क्या है, डिन होना चाहिए। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डिन ऐसे लिया जाएगा, प्रपोज कंपनी है तो डिन ऐसे लिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी कंसेंट आ जाएगी, आप अपॉइंट होना चाह रहे हो, उसके बाद DIR-12 कितने दिन में फाइल किया जाएगा, 30 डेज में फाइल किया जाएगा। देखो फॉर्म याद रख लेना, DIR-2 आ गया, DIR-3 आ गया, DIR-12 आ गया। स्पाइस प्लस आपको ऑलरेडी पता है, ये भी आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि सेटिंग अप में आप ऑलमोस्ट सिलेबस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट चीजें पढ़ चुके हैं, बट मुझे यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है। अगर अपॉइंट कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, तो कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट किसी को बोल रही है कि तुम जाके इस कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, तो वहां पे कंसेंट देनी जरूरी नहीं है, DIR-2 जरूरी नहीं है। अब कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और आइडेंटिफिकेशन नंबर को, कल को कह दे कि आपका आधार ही आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कल को कह दे आपका आधार ही आपका डिन है, तो मानना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड, अमेंडमेंट एक्ट में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मानेंगे, किस चीज के लिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। In any individual hold or acquire such identification number, requirement of this section shall not apply or apply in such manner as may be prescribed। तो अगर कोई इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है या एक्वायर करना चाह रहा है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि फिर इस सेक्शन के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये तो डिन का सेक्शन है। अदर अगर गवर्नमेंट ने बताया होगा तो अदर का तरीका भी बता देगी गवर्नमेंट कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, तो फिर इस वाले प्रोविजन 153 को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आपको डिन लेना पड़ेगा, तो डिन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोई और तरीका बता दिया। नेक्स्ट आपका प्रोविजन है प्रोसीजर, कि एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे, किस चीज के लिए, अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए। एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे, अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए। तो मैं पहले आपको सेकंड करा रहा हूं। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, ऑलरेडी कराया मैंने, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली, कौन से फॉर्म में, DIR-3 में, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अलोंग विद फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। अब वो कह रहे कि DIR-3 आपको कहां मिलेगा, तो MCA21 पोर्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, www.mca.gov.in, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेंट को क्या करना है, डाउनलोड करना है DIR-3, कौन सी वेबसाइट से, MCA21 पोर्टल कह सकते हो या mca.gov.in से। फिल इन द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर, जो उसमें बातें पूछी है वो बातें लिखो। अटैच क्या करना है, याद रखना है, पहला फोटोग्राफ, दूसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कंपनी पहले ही रेजोल्यूशन पास करके बैठी होगी कि इस डायरेक्टर को हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तभी तो इसके डिन की एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं। अदरवाइज तो किसी बाहर, ये बाहर से जाके डिन ले आता, क्योंकि ये मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है। और प्रोसीजर इसीलिए चेंज किया गया था कि कोई भी पर्सन अननेसेसरी डिन ना ले ले। वही पर्सन डिन ले जो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, वही डिन ले जो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, और कंपनी उसको डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट, प्रपोजल है कि उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज ए डायरेक्टर इन द एग्जिस्टिंग कंपनी,
और फिर क्या होंगे, सिग्नेचर। एक तो सिग्नेचर किस पे होंगे, फिजिकल, क्योंकि DIR2 तो फिजिकल आएगा ना। अब देखो आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, प्रपोजिंग इज अपॉइंटमेंट, तो सामने वाले ने DR2 तो दिया होगा, तो DIR2 पे साइन होंगे। कभी भी ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, तो वहां भी साइन होंगे। और लास्ट में डिजिटल सिग्नेचर भी लगेंगे। अब डिजिटल सिग्नेचर समझना किस किस के लगेंगे। डिजिटल सिग्नेचर तो साइंड एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट। तो पहला सिग्नेचर DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC पहले किसके लगे, जो अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट। और किसके लगे, वेरीफाइड। और दूसरा वेरीफाई कौन करेगा, डिजिटली बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस। तो उस कंपनी का CS, उस कंपनी का MD, उस कंपनी का डायरेक्टर या CEO या CFO, किसका, एग्जिस्टिंग कंपनी, किसका, एग्जिस्टिंग कंपनी का, इन विच द एप्लीकेंट इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। उस एंटिटी का, उस एंटिटी के वो लोग हैं जिनमें से कोई भी साइन करेगा। दो DSC लगेंगे, एक एप्लीकेंट का खुद का लगेगा, दूसरा इनका लगेगा। एक एप्लीकेंट का खुद का लगेगा, दूसरा इनका लगेगा। ये उस कंपनी में डायरेक्टर होगा, ये उस कंपनी में CS होगा जिस कंपनी में आप बनना चाह रहे हो, जिस कंपनी में आप बनना चाह रहे हो। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आया था यही आया था। इससे पहले DIR3, इससे पहले ये जो आपको अभी ऊपर जो प्रोसीजर बताया, पहले DIR3 कोई भी फाइल करता था, DIR3 पे दो डिजिटल लगते थे, एक एप्लीकेंट का, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ये बिफोर अमेंडमेंट है, बिफोर अमेंडमेंट। तो ये पहले क्या होता था, ये CS के पास काम आता था कि DIR3 अप्लाई करा दो। ये पहले काम आता था CS के पास कि DIR3 डायरेक्टर बनाना है तो डीन लेना है, डीन के लिए आप एप्लीकेशन लगा दो उसके पर्सन की। तो पहले प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई करता था, अब कौन वेरीफाई कर रहा है, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। इसकी जगह क्या आ गया, उस कंपनी का CS, उस कंपनी का डायरेक्टर, उस कंपनी का MD, उस कंपनी का CEO और उस कंपनी का CFO, इनमें से कोई एनीवन। ये अमेंडमेंट्स आ गए। तो पहले ये हुआ करता था, ये इसको डिलीट कर दिया। आफ्टर अमेंडमेंट ये आ गया, आफ्टर अमेंडमेंट, बिफोर अमेंडमेंट ये होता था। तो देखो एक CS के पास से काम चला गया, CS के पास से एक काम चला गया। तो ये प्रोसीजर में चेंज आया था, ये प्रोसीजर में चेंज आया था। पहले नहीं होता था कि एग्जिस्टिंग कंपनी में आप किसी कंपनी में बनना चाह रहे हो या कुछ भी है, तो किसी भी कंपनी में आप बनना चाह रहे हो तो वो कंपनी रेजोल्यूशन पास करे बैठी होगी। ये मस्ट है भाई, ये याद रखना है आपको। कौन से वाला, बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पॉइंट, बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो बोर्ड वाला पॉइंट है। जो बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पॉइंट है ये याद रखना अच्छे से, कि जिस कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो वो कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करेगी कि आप प्रपोज डायरेक्टर हो कंपनी के, आप प्रपोज डायरेक्टर हो कंपनी के। तो सेक्शन 153 आपको आई होप समझ में आया होगा इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अब हम कर लेते हैं प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि नई कंपनी है तो आप पहले डायरेक्टर हो गए, क्योंकि कंपनी भी नहीं बनी है, नई कंपनी है और आप भी नए नए डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो कंपनी कैसे हो गई, प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर आप बन रहे हो न्यू कंपनीज में। तो ई फॉर्म स्पाइस प्लस, अब तो स्पाइस प्लस आ गया, ये पुराना प्रोसीजर है आपकी बुक में अभी भी, ये तो मैंने नई बुक डाउनलोड किया उसमें भी यही है, ई फॉर्म स्पाइस प्लस। तो एनी पर्सन जिसके पास डिन नहीं है और वो बनना चाह रहा है क्या, फर्स्ट डायरेक्टर इन ए न्यू कंपनी, क्योंकि नई नई कंपनी अभी तक कोई डायरेक्टर नहीं बना ना, तो जो डायरेक्टर बन रहा है उसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट डायरेक्टर। इन न्यू कंपनी shall have to make an application through e-form Spice Plus. The applicant is required to attach the proof of identity and address along with the application. ये तो वहां भी लगाया था, DIR3 में भी लगाया था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एड्रेस, ये तो वहां भी लगाए थे। लेकिन फॉर्म बदल गया, पहले DIR3 था, अब कौन सा फॉर्म है, स्पाइस प्लस। फॉर्म ई फॉर्म स्पाइस प्लस
डील विद द सिंगल एप्लीकेशन। आपको पता है ना, ई फॉर्म स्पाइस प्लस से कई फायदे हुए। क्या फायदे हुए? नाम रिजर्व करने के लिए अलग से फॉर्म नहीं करना है, इश्यूएंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी के लिए अलग से फॉर्म नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, एप्लीकेशन फॉर पेन 10 और इशू सेक्शन 8 लाइसेंस। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 बनना चाह रही है तो लाइसेंस के लिए पहले अलग से एप्लीकेशन लगती थी, अब इसी में लग जाती है। एक बार ई फॉर्म प्रोसेस हो गया, कंप्लीट फाइंड आउट हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, सीन अलॉट हो जाएगा। सीन का आपको पता ही है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और साथ ही साथ डिन भी क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा उन डायरेक्टर को जिनके पास वैलिड डिन नहीं। मैक्सिमम कितने लोग अलाउड है, पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 डायरेक्टर के डिन अलाउड है। किस फॉर्म में? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जो जिसमें एक साथ बहुत सी चीजें अप्लाई की जा सकती है, फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई नई चीज है नहीं जो जिसके लिए मुझे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़े, ज्यादा समझाना पड़े। ये नया है भाई, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अब देखो, एनी फॉरेन नेशनल, अगर कोई बाहर का बंदा डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो उसको भी कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा? DIR 3 में अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी क्या करेगा? DIR 3 में अप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये न्यू कंपनी होती तो फिर वही स्पाइस प्लस, वही स्पाइस प्लस होता, क्योंकि नई कंपनी के लिए तो वही है, चाहे आप फॉरेन नेशनल हो चाहे इंडियन नेशनल हो। लेकिन कुछ चीजें बदल जाएंगी। कैसे? जैसे कि अगर आप क्या बनना चाह रहे हो, अगर कोई इंडियन बनना चाहता है तो उसके लिए पेन मैंडेटरी होता है। जो आपने ये चीजें पढ़ी ना, यहाँ पे चाहिए एक चीज और लिख लो, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अलग चीज होती है, पेन नंबर मैंडेटरी है। पेन प्लस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, 3 चीजें हो गई। ये चीज याद रखना है, पेन अलग से है। पेन तो हर केस में मैंडेटरी है, पेन तो आएगा ही आएगा। ये पेन के साथ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब वो कह रहे कि पेन मैंडेटरी नहीं है, किसके लिए? फॉरेन नेशनल के लिए। तो फॉरेन नेशनल के लिए लेकिन पासपोर्ट मैंडेटरी है, क्योंकि आप बाहर के हो, कैसे पता चलेगा कि आप फॉरेन नेशनल हो? आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है। पासपोर्ट ही किसका काम करेगा? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का काम करेगा फॉरेन नेशनल के लिए। नोटराइज एंड अपोस्टाइल कॉपी ऑफ द पासपोर्ट शुड बी अटैच्ड। नोटराइज एंड अपोस्टाइल का मतलब क्या है? आप देखो, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक नोटरी के पास जाना होता है कोर्ट में, और नोटराइज करा के लेकर आने होते हैं। इसी तरह कोई फॉरेन का बंदा है तो वो फॉरेन का बंदा जेन्युइन है या नहीं, हम उसको क्या कहते हैं? नोटराइज करा के लाओ, अपोस्टाइल करा के लाओ। अपोस्टाइल मतलब जिस कंट्री से आप हो उस कंट्री में जो स्टैंपिंग जिस तरह से होती है, उस कंट्री में जिस तरह से डॉक्यूमेंट नोटराइज या अपोस्टाइल किए जाते हैं, वो तरीका जो भी वहां का है वहां वाले से करा के लाओ। Notarized and apostille copy of passport should be attached. Detail entered should match exactly with the detail of the identity proof. तो जो डिटेल आपने फॉर्म में भरी है वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या लगाना है? पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल शुड बी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट ओनली। एड्रेस प्रूफ में आपको वहां का एड्रेस देना है, वहां का जो भी आपका बाहर का एड्रेस है, फॉरेन का, क्योंकि आप फॉरेन नेशनल हो तो बाहर का जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आ रहा है वो आपको लगाना है। फादर नेम प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल और NRI। अब आपको ये मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं कि इसका मतलब क्या है कि फॉरेन नेशनल के केस में फादर नेम मैंडेटरी नहीं। फर्दर इज ए डायरेक्टर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई डायरेक्टर बाहर परमानेंट बाहर ही है और इंडिया में रहने नहीं आया है तो आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो वहां की जो हमारे यहाँ जो इंडियन एम्बेसी कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी जो बाहर है, मतलब जो बाहर के हर जो दूसरे देश में हर देश की एम्बेसी होती है ना, तो वहां से आपको क्या कराने लेकर आने हैं? फॉरेन पब्लिक नोटरी से नोटराइज करा के लेकर आने। अटेस्टेड बाय द कंसुलेट ऑफ द इंडियन एम्बेसी फॉरेन पब्लिक नोटरी इन केस ऑफ प्रूफ विच आर इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। तो आपको ट्रांसलेटेड कॉपी भी लगानी है, आपको ट्रांसलेटेड कॉपी भी लगानी है, और जिसने ट्रांसलेशन किया है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके साइन, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल भी होनी चाहिए। In case of foreign national, translation done by the notary of the home country is also acceptable. तो ट्रांसलेशन पे भी आपको क्या करा के लेकर आना है? ट्रांसलेशन को भी आपको नोटराइज करा के लेकर आना है, और बाहर से आप नोटराइज करा के लेकर आ सकते हो जिस देश में आप रहते हो। तो ये फॉरेन नेशनल है, थोड़ा सा अलग चीज है। नोटराइज, कंसोलराइज और ये बाकी सब चीजें अपोस्टाइल आपको करानी होती है। जैसे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो कुछ कंट्री ऐसी है जहां अपोस्टाइल कहते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां कंसोलराइज कहते हैं। ये कुछ ट्रीटीज के बेस पे कुछ देशों को अपोस्टाइल की उसमें कैटेगरी में रखा गया, कुछ को कंसोलराइज की कैटेगरीज में रखा गया। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर ऑफ डिन। अब हो सकता है ना मेरा एड्रेस चेंज हो रहा हो सकता है मेरा फादर नेम
मतलब मान लो उसमें सरनेम में कुछ गलती हो गई थी तो वो सरनेम चेंज हो रहा हो, मेरे सरनेम मेरे नाम के साथ सरनेम नहीं था तो सरनेम चेंज हो रहा हो। तो एवरी इंडिविजुअल जिसके पास डिन है और अगर कोई चेंज हो रहा है किसमें, उसके पर्टिकुलर्स में, पर्टिकुलर्स जो उसने कहाँ दिए थे, DIR3 में दिए थे या स्पाइस प्लस में दिए थे, तो जिसमें भी उसने मेंशन किए थे, अब उसको इंटीमेट करना है वो चेंज कौन से फॉर्म में, DIR6। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, और किसको, वही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो DIR3, DIR6, द एप्लीकेंट शेल फिल इन रेलिवेंट चेंजेस। तो एप्लीकेंट क्या करेगा, फिल करेगा रेलिवेंट चेंजेस कौन से फॉर्म में, DIR6 में, वेरीफाई करेगा द फॉर्म, और फॉर्म ड्यूली स्कैन कॉपी प्रूफ ऑफ द चेंज पर्टिकुलर। तो उसके साथ साथ आपको प्रूफ भी लगाना है कि किस वजह से चेंज हुआ है। तो आपका जैसे पैन कार्ड में चेंज हुआ तो पैन कार्ड की कॉपी लगा दो, आपका एड्रेस चेंज हुआ तो एड्रेस प्रूफ लगाओ नए वाला कि भाई मेरा नया एड्रेस ये है। फॉर्म रिक्वायर्ड प्री सर्टिफिकेशन बाय द, अब इसको वेरीफाई कौन करेगा, प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने पहले DIR3 प्रोफेशनल वेरीफाई करता था, इसी तरह DIR6 अभी भी प्रोफेशनली वेरीफाई करता है। द चेंजेस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपके चेंजेस सही हुए, मैच करते हुए, तो डाटाबेस में क्या कर दिए जाएंगे, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम द क्लोज प्रूफ एंड कंफर्म द एप्लीकेंट बाय पोस्ट, ईमेल और एनी अदर। और एप्लीकेंट से कंफर्म भी किया जाएगा, सॉरी कंफर्मेशन तो दी जाएगी एप्लीकेंट को पोस्ट, ईमेल और एनी अदर मोड किसी भी तरीके से की जा सकती है। द डिन सेल of the MCA shall also intimate the change in the particular of the director submitted to it in form DIR6 to the concerned registrar। तो डीन सेल क्या करेगा, क्योंकि देखो आपने ये जो फॉर्म फाइल किया ना कंसर्न ROC को नहीं किया, ये जो फॉर्म फाइल होता है ना डिन का, ये जो डिन की एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है। जैसे ROC एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह क्या है डिन सेल, ये भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो डिन सेल देखो, कंपनी बनी है, कंपनी का सारे रजिस्टर और सारी डिटेल ROC के पास होती है, बट डिन जो दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिया है। तो डिन सेल क्या करेगा, जैसे ही कोई डिन में चेंजेस होंगे तो इंटीमेट कर देगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंसर्न रजिस्ट्रार, जो आपका रजिस्ट्रार है। जैसे मेरा, हमारे यहाँ का रजिस्ट्रार कहें तो कौन है, दिल्ली वाला है। अंडर हुज जुरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन विच सच इंडिविजुअल इज डायरेक्टर इज सिचुएटेड। तो कोई चेंज करना चाह रहा है तो DIR6 फाइल करना है। DIR6 पे क्या, वो जो भी आपको चेंज करना है वो चेंजेस की कॉपी लगा दो, प्लस प्री सर्टिफिकेशन चाहिए, वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्म कर देंगे, प्लस साथ ही साथ कंसर्न ROC को डिन सेल ही कंफर्म कर देगा कि किसी के डाटाबेस में चेंज हुआ है। The concerned individual shall also intimate the change in each particular to the company, और कंपनी को कितने दिन में, 15 days of such change। कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर, ROC को 30 डेज के अंदर अंदर चेंज से आपको इन्फॉर्म करना है। कंपनी को 15 दिन और ROC को, सॉरी डिन सेल को, ROC को नहीं, डिन सेल को 30 डेज। कैंसिलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, अगर कोई पर्सन कैंसिल कराना चाह रहा हो अपना डिन, सरेंडर कराना चाह रहा हो या डीएक्टिवेशन कराना चाह रहा हो कि मेरा डिन ही खत्म कर दो, तो द कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, द कंपिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दे रखी है, RD नॉर्थ को दे रखी है, या RD ने कोई और पर्सन ऑथराइज कर रखा है तो उसकी, तो हम कंपिटेंट अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट कर दी RD नॉर्थ को। तो मे अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रूफ attached to with the application along with the specified fees received from any person cancel or deactivate the DIN। तो अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो कैंसिल या डीएक्टिवेट किया जा सकता है डिन किस केस में, अगर डिन किसी पर्सन के पास दो है, गलती से किसी के पास दो डिन आ गए तो एक डिन को खत्म करा, डीएक्टिवेट करा सकता है, कैंसिल करा सकता है कि मेरा ये वाला डीएक्टिवेट कर। अगर आपने रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन किए थे, फ्रॉडलेंट तरह से ऑब्टेन किए थे, तो केस फाइल करके भी आपको क्या किया जा सकता है, तो हो सकता है ना ROC ने पता चल गया, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रखा हो, उस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट करी हो इस पर्सन ने रॉन्गफुल तरीके से दो डिन ले रखे हैं, इस पर्सन ने रॉन्गफुल तरीके से दो डिन ले रखे हैं, इसका एक डिन डीएक्टिवेट करो। डेथ, जिस इंडिविजुअल को ये मिला था वो इंडिविजुअल क्या हो गया, मर गया, जिस इंडिविजुअल को ये मिला था वो इंडिविजुअल क्या हो गया, मर गया। अगर वो मर गया तो उसकी डेथ के बाद क्या किया जा सकता है, उस दिन को डीएक्टिवेट कर देंगे, उस दिन को खत्म कर देंगे। कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए लॉन्टिस और अनसाउंड माइंड, भाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, इनकम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया, इनकम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया किसी कम्पिटेंट कोर्ट ने। ऐसा कोर्ट जो सुनवाई कर सकता था, उस कोर्ट ने बोला कि पर्सन कम्पिटेंट नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, चीजें समझ नहीं सकता।
अगर किसी इंडिविजुअल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उस पर्सन का जो डिन है उसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। लेकिन बिफोर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट हमेशा दी जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करा जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आपको जो एप्लीकेशन लगानी है, अगर कोई इंडिविजुअल सरेंडर करना चाह रहा है अपना डिन, तो उसको एप्लीकेशन लगानी है DIR 5। यहां तक आपका जो था वो कैंसिल था या डीएक्टिवेशन था, ये क्या है, सरेंडर। अगर कोई इंडिविजुअल अपना डिन सरेंडर करना चाह रहा है, ये 500 पॉइंट सरेंडर से डील करता है, तो उसको एप्लीकेशन लगानी है DIR 5 में। लेकिन उसको साथ साथ एक डिक्लेरेशन देनी है। सरेंडर सिर्फ उसी पर्सन का होता है जो पर्सन कभी डायरेक्टर ना रहा हो या जिसका डिन कभी भी यूज नहीं हुआ हो किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने में। सरेंडर सिर्फ उसी पर्सन का डिन होता है जो पर्सन कभी डिन तो ले लिया बट डिन अनयूज्ड है उसका, किसी भी कंपनी में आज तक डायरेक्टर नहीं बना है, तो मतलब उसका डिन आज तक यूज नहीं हुआ, वही पर्सन कर सकता है। अदरवाइज तो अगले दूसरे तरीके हैं आपके, फिर वह एप्लीकेशन का तरीका चेंज हो जाता है। डिन हैव नेवर बीन यूज्ड फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीएक्टिवेट सच डिन बट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द ई रिकॉर्ड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, उस जो सरेंडर हुआ है डिन, जो डिन सरेंडर हुआ है, ये सिर्फ एप्लीकेशन खुद इंडिविजुअल ने लगाई है, इसीलिए सरेंडर वर्ड यूज हुआ है कि सरेंडर करने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई थी, गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन मान लेगी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही सब कुछ सही रहेगा तो आपका डिन क्या कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही सब कुछ सही रहेगा आपका डिन क्या कर दिया जाएगा, आपका डिन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब जनरल प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग डिन, कुछ प्रोविजन है किसके रिगार्डिंग, डिन के रिगार्डिंग। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन, पहले ही मैंने बताया एक टाइम पे एक, तो नो इंडिविजुअल शैल अप्लाई, ना तो एप्लीकेशन लगाओ, ना ही ऑब्टेन करो, ना ही पोजेशन में रखो अनदर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ना तो आप अप्लाई कर सकते, ऑब्टेन कर रखा है तो भी नहीं रखना चाहिए, और पोजेशन में है तो आप सरेंडर कर दो अनदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हु हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154। तो 154 के अकॉर्डिंग अगर किसी को ऑलरेडी डिन मिला हुआ था तो दूसरे डिन की एप्लीकेशन ना लगाए, उसको गलती से अगर दूसरा डिन मिल गया तो उसको क्या कर दे, सरेंडर। डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, जैसे ही किसी डायरेक्टर को डिन मिलेगा तो डिन क्या किसको बता देना, कंपनी को या उनको सारी कंपनीज को विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे ही आपका डिन आएगा आपको किसको अप्लाई कर देना, आपको बता देना है उस कंपनी को जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हो। ये बात किसके लिए लिखी गई है, डायरेक्टर। ये जो नया आपका कमेंसमेंट आया था, ये जो नया आपका एक्ट आया था ना, इस एक्ट से पहले डिन होते नहीं थे, इस एक्ट से पहले अलग चीजें होती थी। तो डिन सबको बोल दिया गया कि डिन लेना मैंडेटरी है। तो जब से बोला गया ना कि डिन लेना मैंडेटरी है, तो वो जो पुराने जो किसी और तरीके से काम कर रहे थे तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए क्या उनको बोला गया कि आपको इतने टाइम में डिन ले लेना चाहिए। 1956 में भी था ये, लेकिन ज्यादा टाइम पुराना नहीं है क्योंकि उससे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इस तरह से नहीं होते थे। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू द रजिस्ट्रार, जैसे ही कंपनी को पता चलेगा कि किस चीज का, कि उसके डायरेक्टर को डिन मिल गया तो वो भी आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी। फर्निश द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार, इन्फॉर्म DIR 3C, इन्फॉर्म DIR 3C। अगर कंपनी फेल हुई फर्निश करने में, या फिर एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, तो पेनल्टी तो आपको पता ही होता है, पेनल्टी तो हर चीज के लिए दी गई है, पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज, 25,000। और अगर कंटिन्यू वन है तो भाई फर्दर फाइन 100 पर डे, 100 पर डे फाइन है जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये कितना जा सकता है, 1 लाख। एंड एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है उसके ऊपर भी पेनल्टी है, नॉट लेस देन 25,000 रुपीज। अगर फेलियर कंटिन्यू वन है तो 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो दोनों पेनल्टी सेम है, चाहे कंपनी हो चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कंपनी हो चाहे डायरेक्टर हो, दोनों चीजें क्या है, सेम है। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, अब सेक्शन 158 ने ऑब्लिगेशन डाल दी कि हर कंपनी को, एवरी पर्सन और कंपनी मेंशन करना है डिन, जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे, चाहे आपकी MGT 7 वाली रिटर्न हो या कोई भी और रिटर्न हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर जो भी फर्निश करने हैं अंडर दिस एक्ट, किसके पास, ROC के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस हर एक फॉर्म हर एक रिटर्न में आपको क्या मेंशन करना है, डिन नंबर मेंशन करना है। ये ऑब्लिगेशन डाली गई है, जितने भी डॉक्यूमेंट ROC के पास, किसी भी अथॉरिटी के पास फाइल होंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट पे डिन मेंशन करना मैंडेटरी है, उन सारे डॉक्यूमेंट पे डिन मेंशन करना मैंडेटरी है, उन सारे डॉक्यूमेंट पे
डिन मेंशन करना आपको मैंडेटरी रहेगा। अभी ये अमेंडमेंट है भाई, आई होप आपकी बुक में होगी, ये अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट देखो, रूल 12A, 12 के बाद 12A बनाया गया, तो रूल 12A ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। अब देखो, डायरेक्टर ने डिन लिया, इस डिन में चेंज हुआ तो डायरेक्टर को DIR 6 फाइल करना, लेकिन देखा क्या गया, बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो DIR 6 फाइल ही नहीं करते। बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो DIR 6 फाइल ही नहीं करते क्योंकि मैंडेटरी नहीं था फाइल करना, लेकिन बता रखा है कि इंटीमेट करना चाहिए। अब उन पे कोई पता ही नहीं चल रहा था किसी डायरेक्टर का फोन नंबर क्या है, किसी डायरेक्टर की ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि ईमेल आईडी जब डिन अप्लाई किया था तब कुछ और थी, वो ईमेल आईडी भूल गया डायरेक्टर, या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ने अप्लाई किया था तो उसने अपनी तरफ से कोई ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करा दिया था। अब अगर, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आजकल नोटिस या जो भी आपको अगर कोई लेटर भेजना है तो ROC भी कैसे भेजना स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। बट मेल आईडी पता ही कंफर्म ही नहीं, मेल आईडी जब कंफर्म ही नहीं है तो डायरेक्टर क्या बोलेगा बाद में, मुझे तो मिला ही नहीं कुछ भी नोटिस, मुझे तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। तो डाटा को अपडेट कराने के लिए, डाटा अपडेट कराने के लिए, इंफॉर्मेशन अपडेट कराने के लिए किसकी, डायरेक्टर की, डायरेक्टर का ईमेल आईडी, डायरेक्टर का फोन नंबर, डायरेक्टर का एड्रेस अभी भी वही है या चेंज हुआ है, अभी भी वही है या चेंज हुआ है, इस चीज की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, DIR 3 KYC। देखो DIR 3 आपने डिन अलॉटमेंट के लिए पढ़ा, उसकी KYC के लिए DIR 3 KYC बना दिया कि भाई हर वो डायरेक्टर जिसको डिन मिल चुका है, हर वो डायरेक्टर जिसको डिन मिल चुका है, उसको अपना डिन वेरीफाई कराना है, उसको अपनी डिटेल वेरीफाई करानी है, कौन से फॉर्म में, DIR 3 KYC। Every individual who hold a director identification number as on the 31st March of a financial year, तो कोई भी 31st मार्च, अभी जैसे कौन सा मार्च गया, 31st March 2020, as per these rules submit the DIR 3 KYC for the said financial year to the central government on or before 30th September of immediate next financial year। अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो गया, तो अब जो 30 सितंबर है वो लास्ट डेट है क्या फाइल करने की, DIR 3 KYC फाइल करने, DIR 3 KYC फाइल करने की। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, देखो 2018 से ये चीज मैंडेटरी करी गई, 2018-19 से ये चीज मैंडेटरी की गई, तो वहां तो तब ये बोला गया कि 2031 शायद मार्च 2018 या 19 रखी गई थी डेट, जो भी पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कि इस डेट से पहले जितने लोगों को डिन मिले हैं ना सबको KYC फाइल करना है। मान लो मैं डेट ले लेता हूँ 31 मार्च 2019, इससे पहले 2006-7 जितना भी है, 2008 मतलब 1956 जो भी जितना भी आपका पुराना डिन है, जो भी जब भी आपने डिन लिया था, उन हर पर्सन को क्या बोल दिया गया, मैंडेटरी है, आपको क्या करना है, आपको डिन वेरीफाई करना है, आपको डिन वेरीफाई करना है। ये जब फर्स्ट टाइम हुआ था, ये जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो ये प्रोविजन आया कि इस डेट से पहले, मैंने सपोज करिए ये डेट, सपोज करिए ये डेट, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि यही डेट है, कि इस डेट से पहले जितने भी लोगों के पास डिन थे उन हर किसी को DIR 3 KYC, उन हर किसी को DIR 3 KYC फाइल करना है, हर किसी को अपना DIR 3 KYC फाइल करना है, हर किसी के लिए मैंडेटरी कर दिया, हर किसी के लिए मैंडेटरी कर दिया। अब देखो एक बार तो सबकी KYC हो गई ना, एक बार तो सबकी KYC हो गया, फिर क्या बोला गया, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैं क्या मान लू 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, अब देखो जिन डायरेक्टर का KYC हो गया
31 मार्च 19 को जो लोग क्या थे, जिनके पास दिन था उनको क्या करना था, 30 सितंबर तक DIR3 KYC फाइल करना था। अब ये तो हुआ जिनकी जो इस डेट से पहले थे। इस डेट के दौरान अगर न्यू दिन अगर किसी को मिला, इस डेट के दौरान अगर किसी को न्यू दिन मिला है तो उसको क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 उसको क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। तो जिसको भी न्यू दिन मिला है, मैं इसकी बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ध्यान रखना है, फिर आप कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जिसको नया दिन मिला है, जिसको नया दिन मिला है किस डेट के बीच में, इस डेट से लेके इस डेट के बीच में, और जिनको भी नया दिन मिला है उसको 30 सितंबर तक क्या फाइल करना है, DIR3 KYC फाइल करना है। अब सेकंड चीज समझो, वो पर्सन जिसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, वो पर्सन जिसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, क्या ऑलरेडी DIR3 KYC पिछले साल में फाइल कर दिया, उसको क्या करना है फिर इस साल, तो उसके लिए एक नया फॉर्म बनाया गया, DIR3 KYC वेब, कि भाई आपने एक बार KYC फाइल कर दिया ना, सेकंड टाइम आपको KYC नहीं करना है। एक बार आपने KYC कर दिया ना, सेकंड टाइम KYC नहीं करना है। सेकंड टाइम जो भी आपकी डिटेल में अगर कोई चेंज है तो वेब पोर्टल पे कर देना। अगर आपकी डिटेल में कोई चेंज आया है, देखो एक बार KYC डॉक्यूमेंट के साथ करा दी, सेकंड टाइम आपको अगर कुछ चेंज आया है, क्या चेंज, अगर फोन नंबर मोबाइल नंबर में चेंज है तो DIR3 KYC वेब, अगर बाकी किसी और चीज में चेंज आया है, नेम में एड्रेस में, तो फिर से DIR3 फाइल करना पड़ेगा KYC वाली। देखो एक चीज समझो, देखो हर साल डायरेक्टर को ये बोलेंगे कि आप एक फॉर्म एक्स्ट्रा फाइल करते रहो, तो डायरेक्टर बोलेगा कि यार मैं तो यही करता रहूंगा, हर साल KYC कराता रहूंगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन क्या कह रहा है कि ऑलरेडी DIR3 KYC फाइल, अगर कोई इंडिविजुअल क्या कह रहा है कि भाई मैंने तो KYC फाइल कर दिया, एंड अब नेक्स्ट ईयर कह रहा हूं नो चेंज, एक साल मैंने फाइल कर दिया, अगले साल मैं कह रहा हूं कि कोई चेंज नहीं है, अब 30 सितंबर तो हर साल आएगा, मुझे तो हर साल KYC करानी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या बोला, अगर कोई चेंज नहीं है आपकी डिटेल में तो आपको क्या फाइल करना है, DIR3 KYC वेब, वहां जाके जस्ट वेरीफाई कर दो। अगर चेंज है अगेन फाइल DIR3 KYC, अगर चेंज है, एक चीज सिंपल सी है, DIR3 KYC एक बार फाइल करना है, DIR3 KYC एक बार फाइल करना है, चेंज हुआ तो फिर से फाइल करना पड़ेगा, चेंज नहीं हुआ तो वेब, चेंज हुआ तो फिर से फाइल करना पड़ेगा, चेंज नहीं हुआ तो DIR3 KYC वेब से काम चल जाएगा। एक जो चीज ये याद रखनी है कि जिसको इन डेट्स के बीच में दिन मिलेगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर की डेट के बीच में दिन मिलेगा, पहली बार KYC सबका होगा, पहली बार DIR3 KYC सबका होगा, सेकंड टाइम में चेंज है तो फिर से KYC, चेंज नहीं है तो वेब, चेंज नहीं है तो वेब। देखो वेयर एन इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी सबमिट कर दिया है किसी प्रीवियस ईयर में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसको क्या फाइल करना है, DIR3 KYC वेब to the web service in relation to any subsequent financial year deemed to be compliance of the provision of this rule। तो क्या मान लिया जाएगा, जैसे आपने DIR3 KYC फाइल किया है, प्रोवाइडेड दैट अब भी अगर कोई चेंज करना चाह रहा है, क्या मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस एज द केस में भी, अपडेट द सेम DIR3 KYC।
अब भी अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो किससे करना पड़ेगा, DIR3 KYC से ही करना पड़ेगा। फीस फॉर फाइलिंग DIR3 KYC एंड KYC वेब टू द वेब सर्विस एज द केस में बी शैल बी एप्लीकेबल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है। KYC के लिए कोई फॉर्म नहीं रखी है, वेब के लिए कोई नहीं रखी है, इसके लिए फीस है अभी के लिए, इसके लिए फीस है, इसके लिए कोई फीस नहीं है। तो पहली बार सबके लिए था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितनों का था सबका करा दिया। फिर बोला कि जो फाइनेंशियल ईयर में लेगा अगले साल KYC फाइल कर देगा। वो कह रहे कि मैंने तो पिछले साल भी KYC की थी। बोला कि पिछले साल करी थी ना, इस साल अगर कोई चेंज नहीं है तो वेब फाइल कर दो, चेंज है तो फिर से KYC करा ले भाई। और इसके लिए फीस रखी गई है। फीस मैंने आपको बता दिया, KYC के लिए फीस है, वेब के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। KYC के लिए फीस है, वेब के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। एक और नया फॉर्म आया भाई, क्या नया फॉर्म आया, रूल 12B ई फॉर्म एक्टिव, ई फॉर्म एक्टिव। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आप KYC नहीं कराते हो तो आपका डिन क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप उस दिन से कोई काम नहीं कर सकते, आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप उस दिन का यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि आपने KYC नहीं कराई है। तो ये मैंडेटरी है, आपको कराना है। और पेनल्टी भी बहुत बुरे वाली है, 5,000 रुपए, एक दिन का डिन है 5,000 रुपए, बहुत बड़ी पेनल्टी दी गई है। ई फॉर्म एक्टिव, एक नया फॉर्म लिया गया, क्या अब क्या कराना है, KYC ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। नाम भी इसीलिए एक्टिव रखा गया। क्यों एक्टिव रखा गया, कंपनी अगर एक्टिव है तो मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी अगर एक्टिव है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी मिलेगी, कंपनी अगर एक्टिव नहीं है तो रजिस्टर्ड ऑफिस खाली मिलेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने क्या किया, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं सेटअप कर लिया, बाद में बदला, काम कहीं और स्टार्ट कर दिया, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस आज तक नहीं बदला। तो इसीलिए क्या किया गया, वेयर ए कंपनी गवर्न्ड बाय द रूल 25 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल फेल्स टू फाइल क्या, ई फॉर्म एक्टिव। तो आपको KYC करानी थी लेकिन आपने नहीं कराई विद इन द पीरियड, तो डिन क्या हो जाएगा, डिन जो आपको दिया गया उसके ऊपर मार्क कर दिया जाएगा कि डिन ऐसी कंपनी के डायरेक्टर का है जिसने क्या फाइल नहीं किया गया है, एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया। ऊपर वाले में KYC का डिफॉल्ट लिखा आ जाएगा, ऊपर वाले में डीएक्टिवेट ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC। ऊपर वाले में देखो कैसे लिखा आएगा, इसमें लिखा आएगा डीएक्टिवेट ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC। सेकंड वाले में क्या लिखा आएगा, आप कौन सी कंपनी के डायरेक्टर हो, ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया है। अब ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया है, आपके डिन के साथ यही लिख दिया जाएगा, डायरेक्टर आप कौन सी कंपनी को, नॉन एप्लीकेंट कंपनी के हो, सच डायरेक्टर शैल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर दैट ऑल कंपनी गवर्न्ड बाय द रूल 25 where such director has been appointed file the form active। हर डायरेक्टर को इंश्योर करना है कि जिस कंपनी में वो है वो कंपनी क्या फाइल करे, एक्टिव फॉर्म फाइल करे। आफ्टर ऑल द कंपनीज रेफर टू इन सब रूल टू फाइल द फॉर्म एक्टिव, डिन ऑफ सच डायरेक्टर क्या आ जाएगा, फिर वहां पे लिखा आएगा डायरेक्टर ऑफ द एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी। पहले नॉन कंप्लाइंट था, कंप्लाइंट कंपनी हो गया। KYC ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये आपके शायद सेटिंग अप में आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ज्यादा नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ इतना ही दिया गया है, यहाँ ज्यादा नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ इतना ही दिया गया, और इतना मैंने आपको बता दिया। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैंने आज जो कराया आपको, कि हर पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसको क्या लेना है, डिन लेना है, प्लस उसको अपनी कंसेंट देनी है DIR2 में, प्लस आपको उसको डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं ये भी बताना है DIR8 में। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है तो DIR3 फाइल कर लो, एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं हो तो स्पाइस से फाइल कर लो। स्पाइस से 3 डायरेक्टर का अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स का। अब वो कह रहे कि डायरेक्टर करने के लिए आपको DIR2 देना पड़ेगा, प्लस DIR12 आपका फाइल किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट कर रही है तो डिन मैंडेटरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा कोई और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना चाहे तो बता सकती है, उसी को माना जाएगा। फिर बाद में प्रोसीजर ऑलरेडी पता है, डिन आप DIR3 एग्जिस्टिंग कंपनी है तो DIR3 फाइल करेगी। DIR3 कहाँ से डाउनलोड किया जाएगा, एमसीए की वेबसाइट से। डायरेक्टर की डिटेल फिल करेंगे, कुछ अटैचमेंट्स है वो लगानी पड़ेंगी, PR मैंडेटरी है, और फिर उस पर साइन होंगे, एप्लीकेंट के भी डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे और कंपनी के डायरेक्टर वगैरह के भी डिजिटल लगेंगे। और जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिन अलॉट कर दिया जाएगा। अगर न्यू कंपनी में आप फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो फर्स्ट डायरेक्टर को क्या करना है, अपनी डिटेल देनी है, और उसको अगर कंपनी अप्रूव हो गई तो उसको भी डिन मिल जाएगा। फॉरेन नेशनल के लिए DIR3 इसको भी अप्लाई करना जरूरी है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, पेन मैंडेटरी नहीं है। आपको जो वहां के डॉक्यूमेंट है वो नोटराइज, अपोस्टाइल या कंसोलराइज करा के देने पड़ेंगे। एड्रेस प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। फादर नेम रिक्वायर्ड नहीं है, रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया है तो अलग से डॉक्यूमेंट है। ट्रांसलेटेड कराना पड़ेगा अगर अदर लैंग्वेज में है।
अगर आपको डिन मिल अगर चेंज है तो विद इन 30 डेज आपको चेंज इंटीमेट करना है DIR 6 में। पहले DIR 6 आपको वही MC की वेबसाइट से लेना है और उसमें चेंज पर्टिकुलर की वेरिफिकेशन करानी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, प्री सर्टिफिकेशन कराना है और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन आपके चेंजेस हो जाएंगे और चेंजेस दिन सेल किसको बता देगा, ROC को बता देगा और आपको कंपनी को इंटीमेट करना है विद इन 15 डेज। कैंसिलेशन अगर कराना चाह रहे हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट किया RD नोट को, तो कैंसिल और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ होने चाहिए कि भाई डुप्लीकेट है आपके पास, रॉन्गफुल मैनर में लिया गया, डेथ, अगर आपको इनकम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, और या फिर आप सरेंडर करना चाह रहे हो कि आपका डिन कभी यूज नहीं हुआ है इस डिक्लेरेशन के साथ, तो आप कर सकते हो DIR 5 में और सेंट्रल गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर देगी आपकी डिन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ई रिकॉर्ड। जनरल प्रोविजन क्या है, एक से ज्यादा डिन नहीं हो सकते। जैसे डिन मिलेगा कंपनी को इंटीमेट करना है, कंपनी इंटीमेट कर देगी ROC को, अगर फेल हो गए तो दोनों के ऊपर पेनल्टीज है। ऑब्लिगेशन है कि आपको हर जगह मैंडेटरी, हर जगह आपको क्या करना है, मेंशन करना है आपका डिन, जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके होते हैं। डायरेक्टर को क्या कराना है, KYC कराना है, कौन से फॉर्म में, DIR 3 KYC 30 सितंबर से पहले पहले। अब वो कह रहे कि जिन्होंने नए डिन लिए उनको तो KYC फाइल करना है, जिनका ऑलरेडी KYC हो रखा है तो उनको क्या फाइल करना है, वेब फाइल करना है, चेंज है तो फिर से KYC फाइल करना पड़ेगा, यही सब चीजें दे रखी है। अब ई फॉर्म एक्टिव आपको रजिस्टर ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी थी, KYC करानी थी, अगर आप फेल हो गए तो आपके नाम के साथ क्या लिख दिया जाएगा, आपके डिन के साथ डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी लिख दिया जाएगा। तो जो भी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है वो हर कोशिश करे क्या फाइल करने की, एक्टिव फॉर्म को फाइल करने की। और अगर आपने एक्टिव फॉर्म फाइल कर दिया तो आपकी कंपनी के साथ क्या लिखाएगा, डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लायंट कंपनी। अगर इसमें डिफॉल्ट होता है, इसमें डिफॉल्ट होता है तो इसकी भी पेनल्टी है 10,000 रुपीज है फॉर्म की। फॉर्म की फीस बता रहा हूँ, अदर पेनल्टी अलग होती है, फॉर्म की फीस बता रहा हूँ, 10,000 रुपीज की पेनल्टी है फॉर्म। तो आज के लिए आपका इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। डिन के बारे में कुछ 4-5 पेजेस थे हमारे, आई थिंक 4 ही पेजेस थे, तो 4 पेजेस को करने में देखो टाइम लग गया हमें। ये आपका आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और पढ़ लें भाई टाइम से।